टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध है उस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है उस पर बात कर लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। और आफ्टरनून 4 बजे जो मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस होती है, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, जो अभी आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस की प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में क्लिक कर भी, अदरवाइज प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, बहुत जल्दी ये सीरीज हमारी तरफ से शुरू हो जाएगी। एग्जाम की बात 5 जून से कंटिन्यू हमारे यहाँ पर वीडियोस चल रही है। प्रीवियस वीडियो की लिंक भी ऊपर दी गई है, आप जाके अदरवाइज प्लेलिस्ट पे में भी देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, बहुत जल्दी हम एसएससी की एग्जाम की तैयारी भी करवाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है जिसमें लिमिटेड सीट है। ये एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस है जिसमें एसएससी, रेल, डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूपी, पीएससी, वेस्ट बंगाल पुलिस, स्टेट की एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। इसमें मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग की क्लासेस होगी। ये पेड कोर्स है जिसमें रीजनिंग क्लासेस मैं ले रहा हूँ। आप यहाँ पर नीचे जो लाइन आपको दी गई होगी उस पर भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप एसडी सर एंड टीम को वहाँ फ़ोन कर भी ज्वाइनिंग के बारे में जान सकते हैं। प्लासी वॉर के बारे में अब देख लेते हैं। प्लासीज वॉर, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, प्लासी का युद्ध के कारण और परिणाम क्या हुआ। बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है। The Battle of Plassey was the result of a conflict between the Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, and the East India Company. प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का परिणाम था। मतलब जो प्लासी का युद्ध हम चर्चा करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो आपके पास सीधा आंसर होना चाहिए सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व, लीड रोल कौन प्ले कर रहे थे यहाँ पर? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव लीड रोल प्ले कर रहे थे। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एडी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। was a war that established British power in India. 1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी। माना जाता है कहीं ना कहीं कि ये युद्ध ऐसा युद्ध था, प्लासी का वार, जिसमें अंग्रेजों ने अपने बेस को कायम कर दिया और यहाँ से धीरे धीरे अंग्रेज अब पावर की तरफ बढ़ते गए। एक कंपनी जो बिजनेस करने आई थी, अब वो धीरे धीरे राजनीति में इंटर करना शुरू की। अलीवर्दी खां, formerly the Nib Nivaz Nizam of Bihar, took full advantage of political ups and downs after औरंगजेब death. अलीवर्दी खां, जो पहले बिहार का नायाब निजाम था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक उतार चढ़ाव का भरपूर लाभ उठाया। मतलब औरंगजेब के बाद अलीवर्दी खां ने बंगाल की जो नवाबी थी वो अपने हाथों में ले ली। He defeated and killed the Nawab of Bengal, सरफराज खान, in the battle and become the नवाब himself. उसने बंगाल के तात्कालिक नवाब सरफराज खान, जिसके ऊपर हमने डिस्कस कर चुकी है, आप प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं, को युद्ध में हरा कर मार डाला और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। सरफराज खान उस समय गद्दी पर बैठे हुए थे, तो जो नवाब बनने के लिए जो अलीवर्दी खां थे, उन्होंने क्या किया कि जो सरफराज खान थे उनकी हत्या कर दी और खुद बंगाल के नवाब बन गए। अलीवर्दी खां डाइड 9 अप्रैल, अलीवर्दी खां की मृत्यु 9 अप्रैल को हो जाती है। विथ नो चिल्ड्रेन वुड बी द नेक्स्ट नवाब। सम पीपल स्टार्टेड कंस्पायरिंग फॉर सक्सेशन। 9 अप्रैल को अली खां की मृत्यु हो गई। कोई संतान नहीं होने के से अगला नवाब कौन होगा, इसके लिए कुछ लोगों में उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र होने शुरू हो गए। एक्चुअली क्या था कि अलीवर्दी खां का कोई भी बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, जिसके वजह से अब वो ये सोच रहा था कि उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा। और ये हर किसी को पता था कि अलीवर्दी खां का कोई संतान नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, कोई सन नहीं है,
तो अब क्या किया जाए, इसके लिए अब क्या किया गया कि विरोध होना शुरू हुआ, षड्यंत्र रचना शुरू हुए कि जैसे ही ये मरते हैं उसके बाद हम बनेंगे और हम बनेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें शुरू होने लग गई। अलीवर्दी had already nominated his youngest daughter's son सिराजुद्दौला as heir। अलीवर्दी खान ने पहले ही अपने सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अलीवर्दी खान ने क्या किया, मरने से पहले ही अपनी सबसे जो छोटी बेटी थी, उनके एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उनको ये सत्ता पहले से ही सौंप के रख दी थी। सिराजुद्दौला देन बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, और जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है 9 अप्रैल को, तो सिंहासन पर कौन बैठता है गद्दी पर, तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन बैठते हैं। अब घटनाक्रम के बारे में हम देखते हैं, यहां से हमारी अब स्टोरी शुरू होने वाली है। सिराजुद्दौला के बारे में अभी हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश, मतलब सिराजुद्दौला फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ वो, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि देखेंगे, वार ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध देखेंगे, और आउटकम ऑफ वार, युद्ध के परिणाम देखेंगे। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये आप चाहे यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूबीसीएस की, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस की, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप वन डे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यह हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को यहाँ कवर कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा किसी अदर नोट्स को देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं सिराजुद्दौला से। हेडिंग है सिराजुद्दौला, और आप देख सकते हैं ये है सिराजुद्दौला। मेनी ओपोनेंट्स फेस्ड सिराजुद्दौला व्हेन ही बिकम द नवाब। सिराजुद्दौला ने नवाब बनने पर कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। जब सिराजुद्दौला नवाब बनने वाले थे तो उस समय कई सारे विरोधी थे, ओपोनेंट थे जो इनका विरोध कर रहे थे। हर बिगेस्ट एडवाइजरी एंड राइवल was her aunt घसीटी बेगम इन हर फैमिली। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंदी उसके परिवार में उसकी मौसी थी, घसीटी बेगम। उनकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़े विरोध में अगर देखा जाए तो यही थी जो विरोध कर रही थी इसका। शौकतगंज द सन ऑफ घसीटी बेगम, अब घसीटी बेगम का एक लड़का हुआ करता था जिनका नाम था शौकतगंज, हु वाज हिमसेल्फ द रूलर ऑफ पूर्णिया। पूर्णिया बिहार, बिहार में एक जगह थी जहां पर वो खुद शासन कर रहा था। ड्रीम्ड फॉर डिफीटिंग सिराजुद्दौला अलोंग विथ हिज दीवान अमीन चंद एंड फ्रेंड जगत सेठ। घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज, जो स्वयं पूर्णिया बिहार का शासक था, उसने अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा। मतलब अमीन चंद और जगत सेठ के साथ मिलकर जो घसीटी बेगम का जो पुत्र था शौकतगंज ने ये सपना सोचने लग गया। अब वो सपना बुनने लग गया कि अब मैं उसे परास्त करूंगा सिराजुद्दौला को और खुद गद्दी पर बैठूंगा। But Sirajuddaulah had already become conscious. He imprisons his aunt Ghasiti Begum and confiscates all his money. लेकिन सिराजुद्दौला पहले ही सचेत हो गया था। उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम को कैद किया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। तो घसीटी बेगम को क्या किया गया, जो उसकी मौसी थी उसे कैद करवा दिया गया और उनके पास जितना भी धन दौलत थी वो सारे अपने कब्जे में ले लिए सिराजुद्दौला ने। On the other hand, the East India Company had consolidated its position. दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दूसरी तरफ आपने पढ़ा भी होगा कर्नाटक वार में फ्रांसीसियों के साथ जब युद्ध हो रहा था, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार, तब तक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थिति को मजबूत ऑलमोस्ट कर लिया था। द ब्रिटिश वेयर इम्बॉल्ड टू बीट द फ्रेंच इन द साउथ। He also wanted to establish the dominance in Bengal. दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे। वह बंगाल में भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। जैसे दक्षिण भारत में फ्रांसीसी उस समय छाए हुए थे, पावर थी फ्रांसीसियों की, लेकिन जब उन्होंने कर्नाटक का युद्ध में, दो कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर कर दिया, तो उस समय तक बंगाल में अब धीरे धीरे वो कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किए। Alivardi Khan had already advised Sirajuddaulah that the British should not interfere in Bengal under any circumstances.
Hence, सिराजुद्दौला was suspicious of the British. अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को पहले ही सलाह दे दी थी। जब अली वर्दी खान मर रहे थे, मरने के पहले उन्होंने सिराजुद्दौला को कुछ सजेशन दिए। वो सजेशन क्या थे? तो अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को पहले ही सलाह दे दी थी कि किसी भी स्थिति में अंग्रेजों को दखल बंगाल में नहीं देना है, मतलब अंग्रेजों को बंगाल से दूर ही रखना है आपको। इसलिए सिराजुद्दौला अंग्रेजों को लेकर सशंकित था, माने वो पहले से अलर्ट था कि ब्रिटिशर्स कैसे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी के भी नहीं होते थे। गाइस, न्यू यूट्यूब चैनल हमारे तरफ से बनाया गया है, चाणक्य लाइव। यहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लूंगा आपकी, चाहे वो स्ट्रीमिंग क्लास हो चाहे लाइव क्लास हो। तो आपका बस एक छोटा सा काम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब कर लेना आपको चैनल को, ताकि मैं अब लाइव जो भी क्लासेस करवाऊँ, ये तो हमारी लाइव क्लासेस नहीं है। अगर मैं लाइव क्लासेस कराऊं मतलब फेस टू फेस मैं आऊंगा और आपसे आपके जितने भी डाउट होंगे, क्वेश्चन जो भी होंगे, मैं लाइव आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मतलब बोर्ड मार्कर का काम होगा यहाँ पर, तो कोई भी डाउट होगा आपको उस समय सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, आप जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको जाकर खोजना नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया गया है। बस इस लोगो को फॉलो कर लेना है। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को क्लिक करेंगे तो यही लोगो आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष क्या हुए? सिराजुद्दौला ordered the British to destroy the Fort William, which was rejected by the British. सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि अंग्रेज जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी मर्जी के विरुद्ध में ऑपोजिट में जाकर उन लोगों ने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की किलेबंदी की, मतलब फोर्टिफाइज किया। और सिराजुद्दौला को ये बहुत खराब लगा। और यहीं तक नहीं, और भी बहुत बड़ी बात थी कि जो टैक्सेस थे वो भी लगाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा, उसे लगा उसकी संप्रभुता, उसकी जो इमेज है वो खराब हो रही है। तो सिराजुद्दौला ने कुछ कदम उठाए, और वो क्या कदम थे? द नवाब अटैक्ड इन मई 1756। नवाब ने मई 1756 में आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेजों के ऊपर जब आक्रमण किया गया, वो डेट थी, ईयर था 1756 मई। On 20 जून 1756 द नवाब also become the authority of कासिम बाजार। 20 जून 1756 में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार भी हो गया। जो नवाब कासिम बाजार जो कलकत्ता में है, उस पर वापिस अंग्रेजों के जगह जो कैप्चर किया गया था, नवाब ने वापिस कैप्चर कर लिया। आफ्टर दैट सिराजुद्दौला ऑल्सो कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। जो अंग्रेजों के द्वारा कैप्चर किए गए थे, वो हर एक जगह को इसने कैप्चर कर लिया वापस। द ब्रिटिश गवर्नर ड्रेक स्केप्ड विथ हिज ब्रिटिश गवर्नर थे जिनका नाम था ड्रेक, स्केप विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड टुक रिफ्यूज इन एन आइलैंड फुल्टा इवन बिफोर ही हैड ऑथोरिटी। अधिकार होने से पहले ही, माने जब सिराजुद्दौला अधिकार का कैप्चर करने वाला, तो उसके पहले ही क्या हुआ, अंग्रेज जो गवर्नर थे उनका नाम था ड्रेक, ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा द्वीप नामक एक बंगाल में एक आइलैंड है जो बाढ़ ग्रसित एरिया है, जहां पर ऑलवेज बाढ़ आती रहती है, फ्लड आते रहते थे। तो ये फुल्टा द्वीप था, फुल्टा आइलैंड था, जहां पर जाके ड्रेक ने सडनली वहां जाकर छुप गया। द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इन कैलकाटा हैड टू सरेंडर। The Nawab returned to his capital Murshidabad by capturing several Britishers and handing over the responsibility of Calcutta to Manik Chand. कलकत्ता में बची कुची जो अंग्रेजों की सेना थी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर और मानिक चंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। तो उस समय सिराजुद्दौला की जो राजधानी हुआ करती थी वो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। और जैसे ही वो कलकत्ता पर सिराजुद्दौला कैप्चर कर लेते हैं, तो मानिक चंद को वापस वो जिम्मेदारी सौंप देते हैं, मानिक चंद के हाथ में सौंप देते हैं कि अब आपको संभालना है कलकत्ता को। इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट द ब्लैक हंट ट्रेजेडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेजेडी दुर्घटना हुई थी, घटना happened which made the relationship between the Britishers and the Nawab of Bengal even more bitter.
इसी स्थिति में काल कोठरी की घटना घटी, जिसने अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के संबंध में भी कटु बना दिए। मतलब और भी जिस तरीके से पहले सिराजुद्दौला ने कब कैप्चर किया जितने भी एरिया थे, जैसे कासिम बाजार हुआ, फोर्ट विलियम हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों में उतना आक्रोश नहीं था। लेकिन द ब्लैक हंट ट्रेजेडी जो था, ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर आप काल कोठरी की कल्पित घटना भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के कुछ लोगों को, जो करीबन 100-150 के करीबन लोग थे, उन्हें फोर्ट विलियम में एक बंद कमरे में, जहां पर हवा भी पास नहीं हो रही थी, वहां बंद कर दिया, जिसके वजह से घुटन हुई, सफोकेशन हुआ और काफी लोग मारे गए। तो वही देख रहे हैं हम क्या है, इन विच 146 ब्रिटिश including their women and children, were locked up in a cell in Fort William, in which several people died of suffocation. जिसमें 146 अंग्रेजों, जिसमें उनकी स्त्रियों और बच्चे भी थे, को फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। और ऐसा माना जाता है कि केवल 23% ही बच पाए थे। ओनली 23% ही बच पाए थे जिन्होंने बाकी ये घटनाएं सुनाई। लेकिन ये इसे काल्पनिक घटना कहा जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली में हुई थी कि नहीं, इस पे अभी भी डाउट है। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो कितने लोग बचकर निकले थे, तो 23, और कितने लोग मरे थे 123। बस ये याद रख लेना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। Hearing this incident, the British become very angry and decided to take revenge of सिराजुद्दौला। इस घटना को सुनने से अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। अब ये घटना थी, इसे तो सुनाया गया था, अफवाह थी एक, और उस समय कोई बता नहीं पाया था ये हुआ था कि नहीं। लेकिन ये सुनने के बाद अंग्रेजों में गुस्सा बढ़ने लग गया, वो एंग्री होने लग गए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सिराजुद्दौला पे अब हमला करके ही रहेंगे और जैसे भी करके अब वापस बंगाल को जीतेंगे। लॉर्ड क्लाइव एंड वॉटसन, दो जन थे, लॉर्ड क्लाइव एंड वॉटसन, from Madras proceeded to Calcutta with the army and bribed the Nawab officer in their favor. मद्रास ने लॉर्ड क्लाइव और वॉटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े, नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। अब क्या हुआ कि जो क्लाइव थे, क्लाइव और वॉटसन ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के तरफ जो सिपाही लोग थे, जो सेना थी, उसे धीरे धीरे रिश्वत देकर अपने तरफ करना शुरू कर दिया। मानिकचंद handed over Calcutta to the British without any resistance. मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। अब देखिए, जो सिराजुद्दौला ने मानिकचंद को ये पावर दी थी कि आप संभालिए, लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के मानिकचंद ने कलकत्ता अंग्रेजों को दे दी। द ब्रिटिश ऑल्सो कैप्चर हुगली, अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। अब होना ही था, ऐसे लोग अगर सेना में भर्ती होंगे जो गद्दारी करते हैं तो वो कैसे एक फुलफिल हो पाएगा। इन सच अ सिचुएशन द नवाब हैड टू कॉम्प्रोमाइज विद द ब्रिटिश, ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। अब क्या होगा, ऐसी जब कंडीशन आएगी तो सिराजुद्दौला जाहिर सी बात है समझौता ही करेगा, उसके पास और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि गद्दार लोग भरते जा रहे थे। अब बात करते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये जो संधि हम लोग अभी बात किए हैं कि नवाब ने कॉम्प्रोमाइज किया, तो वो क्या कॉम्प्रोमाइज था वो देखते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर या फिर अलीनगर की संधि। On 9 February 1757, Clive made a treaty, Alinagar Treaty, with the Nawab, according to which all the facilities given to the British by the Mughal Emperor were to be recovered. 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की, जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सुविधाएं वापस मिली जानी चाहिए। मतलब अंग्रेजों को जो भी फैसिलिटीज दी गई थी पहले, बाद में जो सिराजुद्दौला ने वापस ले ली, तो वापस अब उन्हें सौंप दी जाए, ये एक ट्रीटी हुई थी। द नवाब वाज फोर्स्ड टू रिटर्न ऑल द कॉन्फिस्केटेड फैक्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज टू द ब्रिटिश। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों को सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब मजबूर होकर करना ही पड़ा ये काम, क्योंकि जितनी फैक्ट्रियां और जितनी भी प्रॉपर्टीज जो कैप्चर कर ली गई थी सिराजुद्दौला के द्वारा, उन्हें मजबूर होकर लौटाना पड़ गया। द कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड कंपनसेशन फ्रॉम नवाब ड्यू टू
which the नवाब felt very humiliated. कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। अब हर्जाना भी चुकाना पड़ा कंपनी की तरफ, कंपनी को, तो कंपनी को हर्जाना भी मिलेगा क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे इन्होंने घुटने टेक दिए थे लगभग, जिससे नवाब बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। और एक बंगाल का नवाब अगर उसके हाथ से सत्ता जा रही है और वो पावरलेस होता जा रहा है और साथ ही साथ उसे अगर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन आएगी कि वो अपमानित महसूस करेगा। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये तो घटना थी कि क्या हुआ था। अब यहां पर घटनाएं आगे और बढ़ी। द ब्रिटिश वे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ट्रीटी। अंग्रेज इस संधि से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर ऐसा क्या था कि इतना मिलने के बाद भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हो रहे थे? रीजन था ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक हंट ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना, जो अंग्रेजों को सोने नहीं दे रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है उन लोगों के साथ। He wanted to replace Sirajuddaulah with a loyal Nawab who took work according to him. वह सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बैठाना चाहते थे जो उनके अनुसार काम करे। अब वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला को जैसे भी कर कर गद्दी से हटाया जाए और उसके जगह में एक कठपुतली नवाब को बैठाया जाए ताकि वो अंग्रेजों के कहे पर जाए और हर बात उनकी माने। लॉर्ड क्लाइव स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द नवाब। लॉर्ड क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अब लॉर्ड क्लाइव षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। He made a secret treaty with मीर जाफर and sought to make him a नवाब. उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दिया। उन्होंने मीर जाफर से एक एग्रीमेंट किया, एक ट्रीटी की, कहा कि जैसे ही सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाएंगे आप ही नेक्स्ट नवाब बनेंगे। In return, Mir Jafar assured the British to close the fortresses of Qasim Bazar, Dhaka and Calcutta, pay ₹1 crore and bear the expenditure of his army. इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का व्यय सहन करने का भी आश्वासन दिया। माने अब जो मीर जाफर थे उन्होंने ये ट्रीटी कर ली, एग्रीमेंट कर लिया कि आप कासिम बाजार में रहें, किलेबंदी कर सकते हैं, ढाका की किलेबंदी करिए, कैलकाटा की किलेबंदी करिए और 1 करोड़ रुपए मैं आपको ये भी दूंगा और आपकी आर्मी का भी खर्चा मैं उठाऊंगा। बस उसे नवाब बनना था। लॉर्ड क्लाइव एक्यूज द नवाब ऑफ ब्रेकिंग द ट्रीटी अलीनगर। लॉर्ड क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। अब देखिए, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरीके से सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया जाए, हमला किया जाए, तो कोई बहाना चाहिए था इन्हें। अब ये बहाना क्या था कि नवाब षड्यंत्र कर रहा है या फिर अलीनगर की ट्रीटी को अच्छे तरह से नहीं निभा रहा है, और ये एक बहाना था कि अलीनगर को ट्रीटी नहीं निभाई गई, जिसके वजह से अब युद्ध की शुरुआत होगी। द सिचुएशन ऑफ डेंजर पोज्ड बाय द कोर्ट कॉन्स्पिरेसी and the invention of Ahmad Shah Abdali made him more fearful. दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति में ने उसे और भयभीत कर दिया। देखिए, उस समय क्या था कि इंडिया का मैप अगर मैं इस तरीके से आपको बना के दिखाऊं, सपोज आप मान लीजिए तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया है। नॉर्थ वेस्ट एरिया में अहमद शाह अब्दाली एक शासक हुआ करते थे जो 1948 से 1967 के बीच तक 1967 तक उन्होंने भारत पर बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे आक्रमण किए। तो इसी का खतरा इनको भी था, सिराजुद्दौला को कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये यहाँ पर हमला कर दे। और यही नहीं, साथ ही साथ उन्हें मराठों से भी डर लग रहा था कि कहीं मैं यहाँ पर अगर अंग्रेजों के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हूं तो कहीं मराठे भी आकर इन्वॉल्व ना हो जाएं। He tried to turn him जाफर on his side but failed. उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश की पर असफल रहा। अब उसने मीर जाफर को रिक्वेस्ट की, अपने तरफ करने की कोशिश की कि आप अंग्रेजों से ना मिले, फिर भी अब मीर जाफर किसकी सुनता, क्योंकि लालच बहुत बड़ी चीज होती है और उसने लालच का साथ दिया। सेंसिंग द वीकनेस ऑफ नवाब, क्लाइव सेट आउट टू बैटल विद द आर्मी। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। अब वो धीरे धीरे षड्यंत्र उनका
उन्हें समझ में आने लग गया कि अब सिराजुद्दौला की सेना उतनी ताकतवर नहीं रही। अब क्या करता है क्लाइव, अब युद्ध के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है कि अब अगर युद्ध किया जाए तो सक्सेस मिलेगी। द नवाब ऑल्सो लेफ्ट द कैपिटल एंड प्रोसीडेड। नवाब भी राजधानी छोड़कर, जो उसकी मुर्शिदाबाद राजधानी थी, अब वहां से वो भी निकलते हैं और युद्ध की शुरुआत होती है। On 23rd June 1757, the two armies encountered at Plassey ground. 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। दिस वार वॉज अ नॉमिनल वार। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। ऐसा क्यों? क्योंकि षड्यंत्र था इसमें सब मिले हुए थे और कुछ ही लोग जो ईमानदार थे वो सिराजुद्दौला के तरफ से थे। A large part of the Nawab army did not participate in the war. नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया क्योंकि वो तो अब अंग्रेजों के पक्ष में थे। Despite the internal weakness, Sirajuddaulah army, led by Mir Madan and Mohan Lal, faced the British army firmly. आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना में, जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहन लाल कर रहे थे, अंग्रेजों की सेना का डट कर सामना किया। माने ये जो दो जन थे, मीर मदन और मोहन लाल, इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हुए और अंग्रेजों से युद्ध की। बट सिराजुद्दौला हैड टू बी डिफीटेड ड्यू टू द बिट्रायल ऑफ मीर जाफर। परंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। सिराजुद्दौला यहाँ पर हार जाते हैं। He fled to save his life, but मीर जाफर सन मीरान, क्या नाम था मीर जाफर के बेटे का? मीरान, caught him and killed him. वह जान बचाकर भागा। कौन? सिराजुद्दौला। परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरान ने उसे पकड़वा कर मार डाला। तो यहाँ पर अब कहानी मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे इसका आउटकम क्या हुआ, युद्ध के परिणाम क्या हुए, क्योंकि अब सिराजुद्दौला तो डेट कर गए, उन्हें मार दिया गया। अब यहाँ पर उसका परिणाम क्या हुआ। द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी वॉज वेरी एक्सटेंसिव एंड लास्टिंग. दिस हैड एन इम्पैक्ट ऑन कंपनी, बंगाल एंड इंडियन हिस्ट्री. प्लासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत ही व्यापक और स्थायी था। इसका प्रभाव किसके किसके पर हुआ? कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। क्योंकि यहां से अब भारत का जो इतिहास था बदलने वाला था, क्योंकि अब अंग्रेजों की सत्ता आने वाली थी, अंग्रेजों के पावर अब धीरे धीरे बढ़ने वाली थी और ये किसी को पता नहीं था कि अब अंग्रेज पूरे भारत पर आस्ते आस्ते करके प्लासी के युद्ध के बाद पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। मीर जाफर वॉज डिक्लेयर्ड द नवाब ऑफ बंगाल बाय क्लाइव. ही गेव unaccounted money to the company, and Clive, and according to the treaty of the British, also got many facilities. मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। जिस तरीके से क्लाइव ने वादा किया था कि आप नेक्स्ट नवाब बनेंगे, तो उस वादे को निभाया क्या? उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दौलत दी और संधि के अनुसार अंग्रेजों को भी सुविधाएं मिली। द नवाब केम to the throne of Bengal, who was merely a puppet in the hands of the British. बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। The Battle of Plassey established British control over the politics of Bengal. प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो धीरे धीरे इस तरह के गद्दार लोगों की वजह से भारत धीरे धीरे क्या होगा, गुलामी की तरफ बढ़ता जाएगा। The British now became source of royal power from the merchant. अंग्रेज अब व्यापारी से राज्य शक्ति के स्रोत बन गए थे। तो ये थी हमारी कहानी पूरी की पूरी, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट और लाइन है उसको आपको फोकस कर लेना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इट्स मोरल कॉन्सिक्वेंसेस, हम मोरल देखते हैं। वे आर वेरी बैड ऑन इंडियंस. A merchant company came to India and insulted the Subedar of the richest provinces and removed him from the throne, and the Mughal emperor kept on watching the spectacle. इसका नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहाँ सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार, माने बंगाल उस समय सबसे धनी प्रांत हुआ करता था, सबसे रिचेस्ट एरिया हुआ करता था, को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया और मुगल सम्राट तमाशा देखते रह गए। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेशन बंगाल. आर्थिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना
शुरू कर दिया, क्योंकि ये सबसे रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था। तो अब यहाँ पर इकोनॉमिकली उन लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे बंगाल को। ऑन द बेसिस ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम बंगाल द ब्रिटिश कन्क्वर्ड द फ्रेंच इन साउथ। बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने बात की सिराजुद्दौला के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन देखिए मुझे कवर भी करना जरूरी था, क्योंकि आपके भी एग्जाम नजदीक है, यूपीएससी भी नजदीक है, और साथ ही साथ डब्ल्यूबीसीएस भी अब फॉर्म निकलने वाला है। तो देख लेते हैं मीर जाफर, अब कमिंग क्लास टॉपिक हमारा क्या होगा। मीर जाफर के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मीर जाफर अब गद्दी पर बैठ चुका है। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे मीर कासिम के ऊपर, क्योंकि यहां पर अब बैटल ऑफ बक्सर की बात होगी। अब बैटल ऑफ बक्सर कैसे होगा वो हम बात करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी चर्चा होगी कमिंग क्लास में। सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसका आंसर दिया करिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और चाणक्य लाइव को नहीं भूलना है, चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करके रख लेना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और ये होता है बेल आइकन। सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।